हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग फिजिकल साइंस चैप्टर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें टोटल हमारा मार्क्स है 8 मार्क्स। देखिए इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। टोटल 8 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चन और फिर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन हुआ और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से हो गया आपका 1 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन और यहाँ से 1 क्वेश्चन। टोटल 8 मार्क्स का इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये चैप्टर हो सकता है दो दो लेक्चर लगे या फिर इसका 3 क्लास भी लग सकता है। ओके, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और टोटल यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा 5 रहेगा। ओके, ना चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज टॉर्क। देखिए टॉर्क जो है एक टाइप का प्रेशर का यूनिट है। इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, ये एक प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग टॉर्क कब कहेंगे, प्रेशर एग्जस्ट बाय 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अगर हम लोग सी लेवल का बात करते हैं जहां पर सी और अर्थ दोनों मिलता है। ठीक है, जहां पे सी और अर्थ जहां पे मिलता है, अगर हम सी लेवल का बात करते हैं वहां पे अगर एयर, ठीक है, अगर हम वहां पे कुछ एक ऐसा कंटेनर रखें, और उसमें एक स्केल लगा देते हैं और उसमें अगर हम मरकरी रखते हैं और ऐसा रखते हैं कि इसमें एयर आ सकता है। ठीक है, इस कंटेनर में एयर अगर आ सकता है तो मरकरी, अगर मरकरी का हाइट 1 मिलीमीटर तक उठ जाए। ठीक है, मरकरी का जो हाइट रहेगा, जिस एयर के प्रेशर की वजह से 1 मिलीमीटर अगर हाइट उठ जाए तो हम उस प्रेशर को 1 टॉर्क कहते हैं। ओके, प्रेशर एग्जिस्ट बाय 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एट स्टैंडर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है वो हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। ग्रेविटी जो हमारा जी का वैल्यू होता है, जी अगर हमारा ग्रेविटी होता है, आप ये सब काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसको हम लोग लिखते हैं। तो जो हमारा ग्रेविटी है, ग्रेविटी सेम होना चाहिए। अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी होता है वो स्टैंडर्ड ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ओके, क्लियर। तो प्रेशर, व्हाट इज द टॉर्क, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर एग्जिस्ट बाय द एयर when mercury at sea level, when mercury the height of the mercury increase 1 millimeter, then that pressure is called 1 torr. Okay, now second question, which state of matter has no definite volume and no definite shape. Okay,
अगर हम लोग मैटर की किस स्टेट का डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप नहीं होता है। ओके, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ गैस। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मैटर गैस के फॉर्म में होता है, अगर वो गैस के फॉर्म में है तो उसका डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। ओके, तो गैसियस स्टेट हैज नो डिफिनिट वॉल्यूम एंड नो डिफिनिट शेप। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, what is the value of gas constant in SI unit? Okay, what is the value of gas constant? That means यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू पीवी बाई एनटी। ओके, पीवी बाई एनटी। अब ये आर अगर हम लोग पी का वैल्यू, v का वैल्यू, n का वैल्यू और t का वैल्यू यहाँ पे रखकर सब स्टैंडर्ड एसआई फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू जो कैलकुलेशन होकर आएगा 8.314। ओके, प्रेशर इज द जूल, सब यूनिट ये कैलकुलेट होकर मेरा फाइनल जो यूनिट आएगा जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज द, हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब सारे वर्ड को अच्छे तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन का, तो ये सब वर्ड को और ये सब सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरह से इसको समझेंगे कि ये सब वैल्यू कैसे यहाँ पर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लिखा गया है। ओके, ना तो आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। आप लोग को याद रखना है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये वैल्यू लिखना पड़ता है। अगर एसआई में पूछेगा तो ये वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द यूनिट एल रिलेटेड टू डेसीमीटर क्यूब। एल इज स्टैंड फॉर हेयर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। एल फॉर लीटर, ओके, एल फॉर लीटर और डेसीमीटर क्यूब जो है वो लेंथ है। दैट मीन्स अगर इसमें रिलेशन देखेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर 1 डेसीमीटर क्यूब लेंथ लेते हैं आप और 1 डेसीमीटर क्यूब एक ब्रेथ लेते हैं, ओके, और 1 डेसीमीटर क्यूब हाइट लेकर अगर आप एक कंटेनर बनाते हैं, ओके, एक कंटेनर बनाते हैं, दैट मीन्स इस क्यूब का लेंथ 1 डेसीमीटर है, ब्रेथ भी 1 डेसीमीटर है और हाइट भी 1 डेसीमीटर है, तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम हो गया। अब इस 1 डेसीमीटर क्यूब में अगर आप वाटर को यहाँ पे स्टोर करते हैं तो देखा गया कि यहाँ पे 1 लीटर वाटर स्टोर होगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है। ओके, देखिए, ये जो लीटर है वो लिक्विड यूनिट है और डेसीमीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। सो तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका रिलेशन है। दैट मीन्स हम 1 लीटर पानी को इतने जगह में स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन 1 लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेम द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? पहले तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि अगर एक नॉर्मल प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा आता है फोर्स बाई एरिया। ओके, इसका मतलब क्या होता है?
अगर मान लीजिए कोई एक एरिया है, फोर्स है, सॉरी कोई एक एरिया है और इस पे क्या होता है कि बहुत सारा फोर्स लगता है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, अगर बहुत सा मतलब टोटल यहाँ पे फोर्स लगता है, ओके, ये सब फोर्स है, तो ये जो फोर्स इस पूरे एरिया पे टोटल फोर्स कैलकुलेट किया गया, तो उसका वैल्यू अगर एफ आया, तो अगर 1 यूनिट एरिया पे दैट मीन्स छोटा सा एरिया पे कितना फोर्स लगा होगा, तो वो कम लगा होगा, दैट मीन्स एफ बाई ए, एफ बाई ए, दैट एफ बाई ए इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर कुछ नहीं है कि जब आप एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। ऐसे समझिए कि अगर आपको जैसे कि सुई लेना पड़ रहा है, टेटनस का सुई, तो आप जो टेटनस का सुई लेते हैं, तो आप एक अपने बॉडी के एक छोटे से यूनिट एरिया में सुई लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अगर उसी तरह का सुई अगर आपके पूरे बॉडी में अप्लाई किया जाए, उसी तरह का फोर्स, तो उसको उसी तरह का प्रेशर पूरे बॉडी में अप्लाई किया जाए, तो वो आपके लिए हो जाएगा फोर्स। तब आपको एक फोर्स महसूस होगा, उस समय आप एक प्रेशर महसूस कर रहे थे। ओके, तो प्रेशर जो है वो आपके बॉडी के एक स्मॉल पार्ट पे एग्जिस्ट होता है, इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए का फॉर्मूला लिखा जाता है। ओके, इन सब बातों को हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है वो पास्कल होता है। अब देखिए कि कभी कभी पास्कल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता रहता है कि ये जो प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल होगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने और देकर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा है, तो इसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए। चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यूनिट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, यूनिट का मीनिंग भी सेम होता है, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर हमें सिर्फ प्रेशर पूछा गया तो हम कोई भी फॉर्मूला से हम उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है वो प्रेशर का, वो है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ओके, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको एक और यूनिट में लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर न्यूटन लिखकर मीटर का पावर -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर ऊपर इंटीजर्स में रहता है, तो उसको हम अगर डिनोमिनेटर के नंबर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका पावर हम लोग नेगेटिव कर देते हैं। ओके ना, तो आप लोग दो आंसर जान गए कि प्रेशर का दो यूनिट होता है, या तो पास्कल या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो इन सेल्सियस स्केल? ठीक है, सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है, जिसपे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो इन सेल्सियस स्केल? अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है? ओके, दैट मीन्स कि कौन सा टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है। तो आवर टेम्परेचर इज, आंसर होगा टेम्परेचर का -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए अगर हम एक्सप्लेन करते हैं चार्ल्स लॉ को, तो चार्ल्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू, V मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, इज इक्वल टू V0 इंटू 1 + T/273। ठीक है, VF इज इक्वल टू V0 प्लस, अच्छा अगर हमें एब्सोल्यूट जीरो चाहिए, दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम जीरो चाहिए, तो एक काम करते हैं, फाइनल वॉल्यूम को जीरो कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से हम स्मॉल t का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करें। ओके ना, यहाँ पे आप देखिए, तो हमारा V0 जीरो हो गया, दैट मीन्स इक्वेशन को हम चेंज करके लिखते हैं, 1 + T/273 इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज
1 प्लस टी बाई 273 इज इक्वल टू 0, that implies t by 273 is equal to -1, that implies t is equal to -273 degrees Celsius, ओके, और सेंटीग्रेड, ठीक है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का फाइनल वॉल्यूम 0 हो जाता है, ओके। आप एक और तरीका से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए और जैसे जैसे बता रहा हूँ इसका नोट्स बनाइए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी लेकर बैठिए, इसका नोट्स बनाइए। अच्छा, देखिए इस 6 नंबर क्वेश्चन को एक और तरीका से समझ सकते हैं। चार्ल्स ने आखिर प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को किस तरह से एक्सप्लेन किया था। देखने में तो ये बहुत सा छोटा सा क्वेश्चन है और आपको आंसर याद हो जाएगा कि -273 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। बट ऐसा रियल में नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिकली ये 0 हो जाता है। देखिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। चार्ल्स कहना क्या चाह रहा था, चाह रहा था कि अगर कोई गैस है और अगर हम उसका टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम 0 हो रहा है तो टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे, ओके, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो मेरा होगा वो डिक्रीज होगा, तभी जाकर वॉल्यूम 0 होगा। क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ओके। तो चार्ल्स ने कहा कि अगर हम इस गैस का 273 पार्ट कर देते, ठीक है, इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। चार्ल्स ने कहा कि किसी भी गैस का हम 273 पार्ट कर देते हैं तो एक एक पार्ट, मतलब इस पूरे रीजन का एक पार्ट का वैल्यू होगा 1/273। सब पार्ट आपस में 1/273 1/273 कर रहेगा, ओके। तो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज करते, कम कर देते, पहले इनिशियल कुछ भी था, तो आपका क्या होगा कि एक पार्ट कम चलेगा। अब 273, ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि 0 था, अब -1 पे आप ला, ओके। 0 पे ये पूरा वॉल्यूम था और -1 पे आ गया, तो -1 जब किए आप डिक्रीज किए तो एक घर आपका कम, ओके। देन अगेन आप क्या किए, फिर एक डिग्री आपने कम किया, ठीक है। अगर 1 डिग्री कम किया तो फिर आपका एक पार्ट फिर कम हो गया, तो एक एक करके आपने कितना कम किया, 2 डिग्री हो गया। तो चलिए इसको 2 लिख लेते हैं, मतलब अगर 2 डिग्री कम किए हैं तो आपका इनिशियल से 2 डिग्री कम हो गया। अगर आपने 3 डिग्री कम किया होगा, चार्ल्स कहना चाह रहा है कि अगर आपने 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम किया होगा तो आपका 3 पार्ट डिक्रीज हो गया होगा। तो इसमें टोटल कितना पार्ट है, इसमें टोटल 273 पार्ट है, 273 पार्ट है। तो 273 पार्ट को खत्म करने के लिए आपको इस तरह से टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को 270, अगर 3 पार्ट को डिक्रीज करने के लिए आपको 1 डिग्री टेम्परेचर कम करना पड़ रहा, 2 डिग्री, 2 पार्ट को खत्म करने के लिए 2 डिग्री कम करना पड़ रहा, 3 डिग्री, 3 पार्ट को खत्म करने के लिए 3 डिग्री कम करना पड़ रहा। तो इसी तरह से आपको 273 को कम करने के लिए -273 डिग्री टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा। इसलिए एब्सोल्यूट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये जो आपका टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, तो अब आप लिखिए -273 डिग्री सेल्सियस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। What is the mean by STP? STP means standard temperature and pressure. Okay. Standard temperature and pressure. तो आपका जो टेम्परेचर का वैल्यू होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एंड प्रेशर का जो वॉल्यूम होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इसको आपको याद रखना है कि हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो
0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो आपका 1 atm होता है, ठीक, 1 atm होता है या फिर 760 सेंटीमीटर ऑफ HGP होता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसको हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो ये चीज मेरे हमारा काम लगेगा कि व्हाट इज द एसटीपी एंड व्हाट इज द एनटीपी। एनटीपी भी आएगा। ओके, तो आपको याद रखना है एसटीपी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेम द लॉ that governs the expansion of ideal gases at constant pressure। ओके, सबसे पहले देखिए कांस्टेंट प्रेशर, दो लॉ है हमारे जो दो सिलेबस का मेन इंपॉर्टेंट जो लॉ है, दो लॉ। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं लॉ को। एक है बॉयल्स लॉ और सेकेंड है चार्ल्स लॉ। देखिए सबसे पहला इन इस गैस का बॉयल्स लॉ का अगर कांस्टेंट देखिएगा तो कांस्टेंट जो है वो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और चार्ल्स लॉ में जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, और मास तो दोनों में कांस्टेंट है, जो कॉमन कांस्टेंट है मास, मास दोनों में कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स दोनों में कांस्टेंट। लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स ये सब कॉमन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ भी कांस्टेंट होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दो लॉ में मेन हमारा जो ये जो टारगेट है, क्वेश्चन का टारगेट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, बॉयज ने मेन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, ये भी मास भी कांस्टेंट रखा और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखा। बट चार्ल्स का जो डिफरेंस है, चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर के बारे में पूछा जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर को लेकर नेम द लॉ, कौन सा लॉ बनाया गया, तो जो लॉ है उसका नाम है चार्ल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अंडर व्हाट कंडीशन इज बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। बॉयल्स लॉ का कंडीशन क्या है, बस वही लिखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट मास और नंबर ऑफ मोल्स। अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। ये वर्ड आप यूज कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल जो रहेगा वो किसका रहेगा, गिवन मास ऑफ अ गैस। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। ओके, ओके, 8 और 9 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन अ वेपर ऑफ अ लिक्विड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई लिक्विड है, ओके, यहाँ तक आपका लिक्विड है, ठीक है, अगर कोई कंटेनर है जिसमें आपने लिक्विड भर के रखा, ओके, और उसको आपने कवर करके रखा हुआ, ठीक है, उसको आपने कवर करके, ठीक है, अगर कवर नहीं रखेंगे तो इससे वेपर निकलेगा, ठीक है, और वेपर निकलने के बाद वो जो वेपर है वो आपका ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, फ्लो करने के बाद ये देखिए ये जो वेपर है ये ऊपर की तरफ तरफ फ्लो करेगा। ओके, तो अगर हम कवर नहीं करेंगे तो ये प्रेशर एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये वेपर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द वेपर प्रेशर, व्हाट इज द वेपर। वेपर तो आपको क्लियर है जो वेपर होता है, और व्हाट इज द वेपर प्रेशर, अगर प्रेशर एडजस्ट बाय वेपर ऑन द कंटेनर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो मेरा वेपर है ऑफ अ लिक्विड कांस्टेंट प्रेशर, वो वेपर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर। मगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखे हुए, लेकिन अगर हम बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं
तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये लिक्विड से ज़्यादा वेपर निकलेगा, और ज़्यादा वेपर निकलेगा तो इस कंटेनर में क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्ट होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज ऑफ अ लिक्विड। अब वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ऐसा होता है कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उससे भी वेपर निकलता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और हमारा जो बाहर से कोई भी प्रेशर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये जो प्रेशर एग्जिस्ट हो रहा है वो सिर्फ इंटरनल प्रेशर है। और इंटरनल प्रेशर जो है वो, इसको हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इंटरनल, क्योंकि हम बाहर से कोई प्रेशर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इंटरनल प्रेशर एग्जस्ट बाय वेपर। वेपर के द्वारा क्या हो रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, और टेम्परेचर कम होने से वेपर प्रेशर कम होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, अब एक और वैल्यू है आर का 2 वैल्यू पूछेगा। मुझे इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ रख देना चाहिए था। ठीक है, आर का 2 वैल्यू है। फिर से आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या पूछा गया, आर का वैल्यू एटम मोल केल्विन में पूछा गया है। तो इसमें हम लोग प्रेशर का वैल्यू, सबका वैल्यू अगर पुट करते हैं एटम में, मोल में, केल्विन में, और इसको सॉल्व करते तो मेरा आर का वैल्यू आएगा 0.0821 लीटर, लीटर एटम। इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है उसका वैल्यू हो गया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन एसआई में, और ये जो लीटर एटम पर मोल पर केल्विन में अगर पूछा जा रहा है तो आपको आंसर लिखना होगा 0.0821 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन। ये दोनों में से किसी एक में ये क्वेश्चन पूछता है आपको, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, तो आपको मालूम है कि बॉयस लॉ जो होता है, पहले आपको मान लेना है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट लिखिए P proportional to 1 by V that implies P is equal to K by V। हम जानते हैं कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, that implies PV equal to K। ओके, ये नंबर 1 दे दीजिए, ये बॉयस लॉ हो गया। और चार्ल्स लॉ जो पूछा गया है, आप वो वाला भी चार्ल्स लॉ लिख सकते हैं, और ये वाला भी लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इम्प्लाइज V इज इक्वल टू KT। ये चार्ल्स का सेकेंड लॉ है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ से ड्राइव किया गया है, मेन लॉ से। मेन लॉ जो हमारा है V इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ देखिए, V इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस टी बाई 273। ये चार्ल्स का मेन लॉ। अब इसी को हम आगे अगर सॉल्व करें तो इससे ये आ जाएगा। देखिए, मैं ला के दिखाता हूँ। V इक्वल टू V0 एलसीएम लेते हैं, 273 प्लस टी बाई 273। ओके, इज इक्वल टू V0, और t प्लस 273 इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 273 इज इक्वल टू V। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी सेल्सियस में स्मॉल t में 273 कन्वर्ट करते हैं तो वो कैपिटल T में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हमारा V0 बाई 273 है, तो V0 मेरा इनिशियल वॉल्यूम है और 273 मेरा कांस्टेंट नंबर है। तो ये भी V0 कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता रहेगा, हम लोगों को पता रहेगा कि उस गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। इसकी जगह पे हम K लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो इसलिए आपको ये देखिए, ये बुक में ये इक्वेशन भी मिलेगा, V इक्वल टू KT। तो ये इससे आपको घबराना नहीं है, इसी इक्वेशन से
मेन जो चार्ल्स का फर्स्ट लॉ है और जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, उसी से आपको ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला चार्ल्स लॉ का इक्वेशन ड्राइव किया गया है। ओके, 12 क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए 13 में चलते हैं। आउट ऑफ ड्राई एयर एंड वेट एयर विच इज हेवियर? एब्सोल्युटली वेट एयर जो होगा वो हेवियर हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कॉज ऑफ अ गैस प्रेशर? अब गैस प्रेशर का कॉज क्या है, कारण क्या है? तो भैया गैस जो होता है, ये जो गैस होता है, गैस तो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब गैस जो प्रेशर क्यों देता है, क्या कारण है? तो गैस जो होता है वो अंदर में मूविंग करता है, मूविंग करने के बाद उसको उस मूवमेंट को, गैस के उस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को हम लोग ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। तो ये मूवमेंट होने के कारण ये वाल में टकराते हैं और वाल में कोलाइड करते हैं, कॉलिजन होते हैं। ओके, कॉलिजन होते हैं, तो कॉलिजन होने की वजह से जो प्रेशर एग्जिस्ट होता है तो वो गैस प्रेशर का कारण बनता है। ओके, द हीटिंग, अच्छा यहाँ पे मैंने आंसर बना के रखा हूँ, यहाँ से भी एक्सप्लेन कर देते हैं। द हीटिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू द ब्रोनियन मोशन इज द कॉज ऑफ गैस। ओके, आप इसको लिख सकते हैं, आपको मैं जो समझा रहा हूँ आप उसको भी समझकर लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस इज वेरी हाई। इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि अगर कोई गैस है और उसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो वो लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में सबसे ज्यादा एक्सपेंड होता है। क्यों? तो रीजन है कि अगर गैस को, आप ये कंटेनर मत समझिए, आप इसको समझिए और ये कंटेनर को समझिए कि गैस को अगर हम बढ़ाएंगे तो कंटेनर भी बड़ा हो जाएगा, और गैस को अगर हम प्रेशर देते हैं तो कंटेनर छोटा हो जाएगा। आप ऐसा समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये गैस का मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके बीच में जो फोर्स होता है बहुत वीक फोर्स होता है, ठीक है, बहुत वीक फोर्स होता है। अब वीक फोर्स होने की वजह से क्या होता है कि इसमें इसमें क्या होता है कि बहुत ही, मतलब कि इसको हम आसानी से हम प्रेशर देकर हम अलग कर सकते हैं, डेट मीन्स हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में जो है तो ये ज़्यादा एक्सपेंडेबिलिटी होता है। आप लिक्विड में देखिएगा, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन आप सॉलिड को उठा लीजिए तो सॉलिड में लिक्विड से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए हम सॉलिड को जल्दी एक्सपैंड नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, what are the variables and constant quantity in the Gay-Lussac law? ओके, Gay-Lussac लॉ में देखिए चार, अच्छा यहाँ पे हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं मेरा लॉ क्या था। मेरा लॉ था चार्ल्स लॉ एंड Gay-Lussac लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में प्रेशर, और Gay-Lussac लॉ में जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वेरिएबल कौन हो जाएगा, मतलब कि वो जो कांस्टेंट कौन कौन नहीं रहेगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो आप जब तीनों लॉ को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है, सेकेंड क्लास में। तो आप ध्यान, वहाँ पर हम थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन को लेंगे तो वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कांस्टेंट ऑफ बॉयल्स लॉ? ओके, कांस्टेंट पूछा गया है, कांस्टेंट जो होगा वो टेम्परेचर होगा, और नंबर ऑफ मास होगा और नंबर ऑफ मोल्स होगा। ओके, तीन चीज आप लिखिएगा, एक चीज लिखने से भी मिल जाएगा नंबर, लेकिन आपको ये तीन चीज को लिखना है कि टेम्परेचर होगा, मास होगा और नंबर ऑफ मोल्स होगा। ओके, चलिए इतना तक हम एक क्लास में रखते हैं, क्लास बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करेंगे। ओके,
तो आज हम लोग इतना तक रखते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट माध्यमिक देंगे और जो भी 2014 में माध्यमिक देने वाले हैं उन तक पहुंचाने का मेरा 2024 में माध्यमिक देंगे उन तक भी पहुंचाने का कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।